डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं यूनिट 1 टॉपिक नंबर 4 के बारे में, जो है राइट। हिंदी में इसे अधिकार कहते हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। इसके पहले हम लोगों ने लिबर्टी को देखा, इक्वलिटी को देखा और हम लोगों ने जस्टिस को देखा। तो जैसे कि हम लोगों ने फर्स्ट लिबर्टी को देखा तो उससे हम लोग को इक्वलिटी को समझना आसान हो गया, और लिबर्टी इक्वलिटी को देखा हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों को जस्टिस को समझना आसान हो गया। उसी प्रकार हम ये तीनों को देख चुके हैं। उसी के आधार पे हमारा जो राइट का टॉपिक है वो समझना हमारे लिए आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें जो जाननी है बात वो कि अधिकार का बात कहाँ से आया। तो मॉडर्न टाइम पे स्टेट और इंडिविजुअल, राज्य और व्यक्ति, इन दोनों के बीच में बहस हुआ कि राज्य बड़ा होगा या व्यक्ति बड़ा होगा, राज्य से व्यक्ति होगा या फिर व्यक्ति से राज्य होगा। इन सारी चीज़ों के बीच में हुआ क्या कि राज्य और व्यक्ति के बीच में एक रिलेशन बनना शुरू हुआ। हमें क्या करना है, जो स्टेट है और व्यक्ति है इसके बीच का रिलेशन को समझना है। यहाँ पे है एक तरफ राइट और एक तरफ ड्यूटी। कुल मिलाकर के बात यहीं पे है। एक उदारवादी विचारक है और एक समाजवादी विचारक। ड्यूटी का रिलेशन किससे होता है? राज्य से। और अधिकार, राइट का रिलेशन किससे होता है? व्यक्ति से, इंडिविजुअल से। मतलब कि कार्य जो है, व्यक्ति का ड्यूटी है वो राज्य से संबंधित है और अधिकार जो है वो व्यक्ति से संबंधित है। और हमें यहाँ पे जो है अधिकार और ड्यूटी के बीच में जो तुलना है, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन है, उसको हम लोगों को अध्ययन करेंगे कि क्या सीमाएं, व्यक्ति की क्या सीमाएं होनी चाहिए, क्या उसका अधिकार होना चाहिए। राज्य जो है वो कहे व्यक्ति पे नियंत्रित करना चाहता है, लेकिन जो व्यक्ति है वो स्वतंत्र होना चाहता है। तो इसी को अध्ययन करके हम लोग अधिकार को समझेंगे। एक बेसिक जनरल डेफिनेशन है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। अधिकार वो राज्य के अंतर्गत व्यक्ति को प्राप्त होने वाली ऐसी अनुकूल परिस्थितियां और अवसर है जिनसे उसे आत्मविश्वास में सहायता मिलती है। यहाँ पे मेरे दोस्तों, जो आपको राज्य के द्वारा अधिकार मिलता है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, राज्य आपके अधिकारों को संरक्षण देता है, वही तो आपका अधिकार हुआ। आगे हम इसका एक और डेफिनेशन देखेंगे जो लॉस्की का है। वो लॉस्की कहते हैं कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना आमतौर पर कोई व्यक्ति पूर्ण आत्मविश्वास की आशा नहीं कर सकता। इसको आप पूरा हाईलाइट करके लिख लीजिएगा। ये बात लॉस्की ने कही है। लॉस्की ने कहा है कि आप एक सामाजिक जीवन जी रहे हैं, आप वाइफ के रूप में होंगे, आप हस्बैंड के रूप में होंगे, आप किसी के ब्रदर के रूप में होंगे, आप किसी भी रूप में जी रहे होंगे, लेकिन आपको सोशल लाइफ में आपको राइट जो है वो मिले होंगे। लॉस्की कहते हैं कि कंडीशन के बिना आपका जो सोशल लाइफ है वो फुलफिल नहीं हो सकता है। लॉस्की का कहना है कि जिनको अधिकार नहीं है उनका जीवन कुछ भी नहीं है। लॉस्की के बाद हम लोग एक और थिंकर को देखेंगे, अर्नेस्ट बार्कर। इनका जो विचार है अधिकार के ऊपर उसको देखेंगे। अधिकार न्याय की उस सामान्य व्यवस्था का परिणाम है जिस पर राज्य और उसके कानून आधारित हैं। इनका कहने का अर्थ है कि जो राइट होते हैं राज्य और कानून के ऊपर आधारित होते हैं, यानी अधिकार पहले हो जाएंगे। ये जो हैं वो अधिकार को राज्य के ऊपर माने हैं। कहते हैं कि सबसे पहले अधिकार होता है, उसके बाद में राज्य और कानून होता है। इनका कहना है कि कोई भी राज्य या कानून व्यक्ति के अधिकारों को ख़त्म नहीं कर सकता है। इन तीनों डिफिनेशन को समझने के बाद एक जनरल सी जो बात समझ में आती है कि अधिकार ऐसा कंडीशन है जिसमें व्यक्ति अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर सकता है। यहाँ पे जो राइट है वो इम्पोर्टेंस ऑफ द ह्यूमन बींग्स, मतलब कि व्यक्ति की जो गरिमा है, डिग्निटी, वो जितना अधिक होगा व्यक्ति की डिग्निटी, गरिमा उसकी अधिक होगी, उतना ही अधिक उसको अधिकार प्राप्त होंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल चलते हैं कि व्यक्ति की जो गरिमा है वो जितना ज़्यादा होगी उसको राइट भी उतना अधिक मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति की डिग्निटी नहीं है तो उसको अधिकार भी नहीं होगा।
अधिकारों का जो सीधा संबंध होता है, डायरेक्ट होता है रिलेशन, वो किससे होता है? व्यक्ति की गरिमा से होता है। इसको हम लोग देख सकते हैं, जो ग्रीस या यूनान जिसको कहते हैं, वहाँ पे जब एरिस्टोटल का टाइम था, उस टाइम जो राइट था वो फ्री मैन को ज़्यादा था, क्योंकि फ्री मैन का जो गरिमा है, डिग्निटी है, वो ज़्यादा थी, इसलिए उसको अधिकार प्राप्त थे। वहाँ पे जो स्लेव थे उनको नहीं अधिकार था, वहाँ पे वुमेन को भी अधिकार नहीं था। वहाँ पे जो एलियंस हैं, एलियंस मतलब जो बाहरी हैं, उस राज्य के नहीं है, मतलब एलियंस का मतलब हमेशा नहीं होता है कि जो स्पेसशिप से आते हैं, दूसरे ग्रह से आते हैं। एलियंस जो बाहरी आते हैं उनको अधिकार नहीं प्राप्त था। यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो फ्री मैन है उसकी गरिमा ज़्यादा थी, इस वजह से उसको अधिकार प्राप्त था। यहाँ से एक सीधा सीधा बात सामने आता है कि जो राइट है, अधिकार जो है, वो जस्टिस से रिलेटेड है। मतलब कि अगर किसी को न्याय मिलेगा तो उसको अधिकार मिलेगा, और किसी को अगर अधिकार मिलेगा तो उसे न्याय भी मिलेगा। मतलब न्याय इक्वल टू अधिकार, मतलब जस्टिस इक्वल टू राइट। जैसे कि मान लीजिए एक पिता है और उसकी एक पुत्री है, और उसके पिता के 3 भाई हो गए, और उसके पिता हैं, उनकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो प्रॉपर्टी है वो तीनों भाइयों में बट गई। लेकिन पहले ये न्याय, मतलब ये अधिकार नहीं था कि जो संपत्ति है उस पर उसकी पुत्री को अधिकार मिले। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कानून बनाया कि उसकी पुत्री को भी उसका संपत्ति का अधिकार मिलेगा, तो ये क्या हुआ? एक तरह से न्याय हुआ। और जब न्याय हुआ तो क्या हुआ? उसके अधिकार मिला। और जब उसे अधिकार मिला यहाँ पे, तो इससे हम समझ सकते हैं कि जो न्याय और जस्टिस है वो दोनों साथ साथ रहते हैं, मतलब दोनों इक्वल हैं। न्याय के साथ आपको अधिकार भी मिलेगा और अधिकार के साथ न्याय। अब इसके हम बात करेंगे अधिकारों के सिद्धांत की, राइट्स की थ्योरी के बारे में। हम लोग इसको, जो अधिकार के सिद्धांत थे, इसको 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो गया लिबरल इंडिविजुअलिस्ट, इसको हम लोग हिंदी में उदारवादी व्यक्तिवादी कहते हैं। दूसरा हो गया सोशल डेमोक्रेटिक, इसको हम लोग सामाजिक लोकतांत्रिक कहते हैं। और तीसरा हो जाएगा मार्क्सिस्ट, मतलब मार्क्सवादी। इन्हीं तीनों के ऊपर जो है वो अधिकार जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसमें हम लोग जो देखेंगे वो लिबरल इंडिविजुअलिटीज़ में, उदारवादी व्यक्तिवादी में देखेंगे हम लोग। ए में देखेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स, दूसरा देखेंगे थ्योरी ऑफ लीगल राइट्स, और सी में देखेंगे हम लोग तीसरा हिस्टोरिकल थ्योरीज, एंड चौथा सोशल वेलफेयर थ्योरी। और इसके आगे हम लोग जो हमारा दूसरा था सोशल डेमोक्रेटिक, उसमें हम देखेंगे इसका जो ए हो जाता है मॉरल पर्सपेक्टिव, इसको कहते हैं नैतिक परिप्रेक्ष्य। इसमें बी में हो जाएगा सिंथेसिस ऑफ लिबरल एंड सोशलिस्ट, और इसमें तीसरा में हो जाएगा सोशल एंड इकोनॉमिक राइट, और फाइनली जो डी में है राइट एंड ड्यूटीज़। और यहाँ इन सब को हम पढ़ेंगे, उससे हमारा जो ये थ्योरी टॉपिक है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम सबसे पहले पढ़ते हैं उदारवादी व्यक्तिवादी में थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत। मेनली जो 17वीं और 18वीं शताब्दी में ये सिद्धांत बहुत ही प्रचलित हुआ था। यहाँ पे जो है वो बर्थ से ही जो है व्यक्ति को अधिकार मिलते हैं, और ये अधिकार जो मिलते हैं वो किससे मिलते हैं? बाय नेचर, मतलब प्रकृति से। इसलिए हम इसे प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत कहते हैं। जो यहाँ अधिकार प्राप्त होता है वो जन्म से प्राप्त होता है, और यहाँ पे जो स्टेट है वो क्या करेगा? स्टेट तो अधिकार नहीं देता, यहाँ प्रकृति के द्वारा अधिकार प्राप्त हो रहा है। तो स्टेट का जो ड्यूटी है, स्टेट का ड्यूटी है कि अधिकार जो प्राप्त हुआ है उसकी रक्षा करना। यहाँ पे जो राज्य है उसका कार्य क्या रहेगा? व्यक्ति को जो प्रकृति के द्वारा अधिकार दिए गए हैं उसकी रक्षा करना। तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो लिबरल हैं वो व्यक्तिवादी विचारक होते हैं, वो स्टेट को सीमित कर दिए हैं और व्यक्ति को अधिकार दिए हैं। स्टेट यहाँ पे सीमित हो गया है, और यहाँ पे जो स्टेट है वो व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा कैसे करेगा? वो लॉ बना के, कानून बना के व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करेगा। इस विचार में
हमारे सामने जो सबसे पहले थिंकर आते हैं वो आते हैं जॉन लॉक। यहाँ पे जो लॉक हैं वो राइट जो अधिकार हैं वो अधिकार देते हैं कि व्यक्ति को राइट टू लाइफ का अधिकार है, राइट टू लिबर्टी का अधिकार है, राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार है। मतलब कि इसका हिंदी में आप लिख लीजिए, लाइफ, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति। मतलब व्यक्ति को ये तीनों जो अधिकार हैं वो प्रकृति के द्वारा प्राप्त होते हैं और स्टेट का कार्य जो है वो इसकी रक्षा करना है। और ये कानून बना के जो है स्टेट व्यक्ति की इन अधिकारों की रक्षा करने का है। अब यहाँ पे हम लोग लॉक का सिद्धांत को समझ गए, तो इसके आगे हम लोग हॉब्स को देख लेते हैं। हॉब्स ने कहा कि जिस समय नेचुरल कंडीशन प्राकृतिक अवस्था थी, इस नेचुरल कंडीशन में व्यक्ति के पास जो है वो नेचुरल राइट थे, प्राकृतिक अधिकार थे इस अवस्था में। और इस अवस्था से बाहर निकलने के लिए जो व्यक्ति है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, समझौता करता है। जब हम ये समझौता कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, तो हम जो अपना पावर है, हमारा जो पावर है उसको सरेंडर कर देते हैं। किसको सरेंडर कर देते हैं? सुप्रीम पावर को। मतलब शक्तिमान सत्ता को हम अपने पावर को, हम अपने अधिकारों को सरेंडर कर देते हैं। जो सुप्रीम पावर है वो हमें ऑर्डर देता है। यहाँ पे जो हॉब्स हैं वो कहते हैं कि जब आप नेचुरल कंडीशन में थे ना, तब आपके पास जो प्राकृतिक अधिकार जो था लॉक के टाइम पे वो अधिकार आपको प्राप्त था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट समझौता करते हैं उस परिस्थिति से बाहर आने के लिए, तो जो आपका पावर है वो पावर जो है वो आपका सरेंडर हो जाता है और आपका जो पावर है वो सुप्रीम पावर के पास चला जाता है। मतलब शक्तिमान सत्ता के पास चला जाता है। वो शक्तिमान सत्ता जो है वो आपके अधिकारों को नियंत्रित करता है और आपको ऑर्डर देता है। अब लॉक हो गया, हॉब्स हो गया, तो ये इनके साथ साथ जो चलते हैं वो रूसो चलते हैं। तो इनके बाद हम लोग देखेंगे रूसो को। यहाँ पे रूसो जो है वो कहते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट करने के पहले जो आपके पास क्या अधिकार थे, क्या थे, क्या नहीं थे, उसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। ये कहते हैं कि जब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो आपने जो है अपने अधिकारों को है वो सरेंडर कर लिया। और सरेंडर करके आपने जो है वो जनरल विल बनाने का अधिकार दिया, सामान्य इच्छा का। मतलब आपने जो कॉन्ट्रैक्ट किया जिससे जनरल विल आया, उससे आपके अधिकार जो हैं वो नियंत्रित हो जाएंगे, आपके जो नेचुरल राइट्स थे वो ख़त्म हो जाएंगे। तो यहाँ पे मेरे दोस्तों देखेंगे कि जो हॉब्स है और रूसो है वो कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कहता है कि आपने अपने राइट्स को ख़त्म कर लिया, लेकिन जो लॉक है वो कहता है कि आप फ्री हैं, आप प्राकृतिक अधिकार देता है वो। और यहाँ पे जो हम इसको शॉर्ट में लिखेंगे नेचुरल कंडीशन, मतलब एनसी। जब हम नेचुरल कंडीशन में थे तो हमारे पास क्या था? नेचुरल राइट था। तो हम ये जो नेचुरल कंडीशन से हम जो सोशल कंडीशन में ट्रांसफ़र हुए तो हमारा जो है वो नेचुरल कंडीशन ख़त्म हो गया। तो जब नेचुरल कंडीशन ख़त्म हो जाएगा तो नेचुरल राइट भी ख़त्म हो जाएगा। और अगर हम सोशल कंडीशन में आ गए, और जब हम सोशल कंडीशन में आएंगे तो हमें जो है वो सिविल लिबर्टी प्राप्त होगी, हमें नागरिक अधिकार प्राप्त होंगे। यहाँ पे जो नेचुरल राइट है, वो नेचुरल राइट की हम बात करें, प्राकृतिक अधिकारों के कारण जो है वो बहुत सारे रिवॉल्ट हुए हैं, बहुत सारी क्रांतियाँ हुई हैं। इसमें से हम लोग जो दो देखते हैं कि पहला 1776 में यूएसए में जो क्रांति हुई थी और दूसरा 1789 में फ्रांस में हुई थी। इन दोनों का जो क्रांति हुआ था इसका जो मूल कारण था वो था प्राकृतिक अधिकार। मतलब लोगों के बीच में जो है वो एक प्राकृतिक अधिकार को लेके उनके बीच में एक आक्रोश आया और उसके कारण उनके मांग को लेकर जो है वो रिवॉल्ट किए गए, उनके द्वारा क्रांति हुई और इस क्रांति से लोगों को अधिकार प्राप्त हुए। यहाँ पे जो हमारा है वो थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स जो है वो ख़त्म होता है। इसमें थ्योरी ऑफ मतलब जो प्राकृतिक अधिकार हैं उसके कुछ अच्छाइयाँ हैं तो कुछ उसमें कमियाँ भी हैं। तो इसके आगे हम लोग बात करेंगे सेकंड नंबर पे बी में जो है थ्योरी ऑफ लीगल राइट के बारे में। हम लोग लीगल राइट में देखेंगे बेंथम को। बेंथम का जो जीवन काल था वो 1748 से 1832 तक में था। कानूनी अधिकारों का सबसे बड़ा वकील जो थे वो बेंथम थे। बेंथम का सीधा स्टेटमेंट जो था क्या था कि राइट इज इक्वल टू लॉ ऑफ द स्टेट। ये कहते थे कि जो अधिकार है वो इक्वल है किससे? जो राज्य के द्वारा कानून बनाए गए हैं उससे। यहाँ पे जो लॉ है द स्टेट बनाता है उसकी जो है आलोचना होती है। क्या आलोचना होती है? कि जो अधिकार हैं, राइट हैं, वो
उचित हैं, मतलब राइट हैं या नहीं। यहाँ पे जो अधिकार है वो राइट वाला है, और यहाँ पे जो है अधिकार है वो उचित वाला है। मतलब कि जो कानून राज्य द्वारा बनाया जाता है वो उचित है या नहीं। मान लीजिए किसी दिन ये कानून बना दिया जाए कि मर्डर करना जो है वो लॉ हो गया, मतलब एक प्रकार से कानून बन गया कि मान लीजिए कोई आपका उधार लिया है, या फिर या आपके ऊपर कोई जुर्म करता है तो उसका मर्डर कर दो, ये कानून बन जाए। या फिर ये कानून बन जाए कि पब्लिक प्लेस पे आप स्मोकिंग कर सकते हैं, ये कानून बन जाए। तो ये कानून क्या उचित होगा? नहीं। तो यहाँ पे जो है इसकी आलोचना होती है, और ये कहता है कि जो उचित होगा ना उसी को राइट होगा, उसी का अधिकार होगा। मतलब कि राज्य जो है, राज्य की नैतिक होना जरूरी है। मतलब राज्य अगर नैतिक होगा तो वो उचित अधिकार लेकर आएगा, उचित कानून बनाएगा। यहाँ पे हम लोगों ने नेचुरल राइट्स में भी कुछ आलोचनाएं देखी, फिर हम लोग लीगल राइट में भी आलोचना देखी। इसके बाद आता है कि हम लोग इससे आगे जो आता है हिस्टोरिकल थ्योरी, मतलब ऐतिहासिक सिद्धांत, इसको देखेंगे। ऐतिहासिक सिद्धांत जो है इसका सीधा अर्थ हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है बाय द टाइम, मतलब समय के आधार पर, इसको हम लोग कह सकते हैं कि परंपरा जो है, इस परंपरा को हम लोग एक एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं। मान लीजिए हम लोग कहीं पे घूमने गए, वहाँ पे मान लीजिए हम लोगों ने किसी को पैसा दे के नौकर को रख लिया, और समय से बीतता गया और उसका नौकर जो था हमारा, उसका बच्चा हमारा नौकर हो गया। फिर वो उसका बच्चा के बाद उसका जो बच्चा हुआ वो नौकर हो गया। ये जो सिलसिला चलता रहा ये एक तरह से परंपरा बन गया उसका, कि उसका बच्चा नौकर, फिर उसका बच्चा नौकर। तो ये जो परंपरा चला बाय द टाइम, और ये जो परिवार है जो आपका दास के रूप में काम करने लगा, इसका एक समाज के द्वारा जो इसको स्वीकृत कर लिया गया, स्वीकार कर लिया गया। जाति प्रथा जो है वो कर्म से लेके बर्थ पे कैसे शिफ्ट हुई थी, वो परंपरा के थ्रू शिफ्ट हुई थी। ऐतिहासिक सिद्धांत वाले कहते हैं कि जो परंपरा जो है, मतलब परंपराओं के आधार पे जो अधिकार दे दिए जाते हैं, जिसको स्वीकृति कर दिया जाता है, उसी को कहते हैं अधिकार। तो ये जो तर्क है, ये जो बात कहते हैं वो कौन कहते हैं? एडमंड बार्क। ये जो हिस्टोरिकल वाले हैं वो समय और परंपराओं के आधार पे जो समय से, बहुत पहले समय से चला आ रहा है उसको अधिकार मान लेते हैं। तो इनसे पूछा गया कि क्या सती प्रथा जो चला आ रहा है उसको आप अधिकार मानते हैं? दास प्रथा को आप अधिकार मानते हैं? तो कहते नहीं। क्या जो एक आदमी की 5 पत्नियां होती हैं, बहुपत्नी प्रथा, इसको आप क्या राइट मानते हैं? या बहुपति को आप तो राइट मानते हैं? तो ये कहते हैं नहीं, हम उसको राइट नहीं मानेंगे। इनसे कहा गया कि आप जो परंपरा है वो मॉडर्न टाइम के अनुसार इसको डेवलप कीजिए, आधुनिक समय के अनुसार इसको डेवलप कीजिए, हम उसको मान लेंगे। मॉडर्न टाइम पे हम बात कर लें कि एक बना दिया जाए कि मदर जो है, माँ जो है, वो बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करती है। बाद में जो बच्चा है उसका काम जो है वो उस माँ की सेवा करना रहेगा। तो कोई सोसाइटी भी इसको अपोज नहीं करेगा, सब इसको मानेंगे। एक तरह से ये अधिकार हो जाएगा। लेकिन अगर सती प्रथा, दास प्रथा की बात करें या बहुपत्नी प्रथा की बात करें तो इसे अभी के टाइम पे कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो इसलिए कहता है कि इसका आलोचना जो होता है वो इसीलिए होता है कि ये परंपरा जो है वो समय के साथ बदलना चाहिए। इसके आगे हम जो बात करेंगे वो सोशल वेलफेयर थ्योरी की बात करेंगे, समाज कल्याण। ये जो है वो सबसे मतलब बेस्ट थ्योरी है अधिकार का, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड थ्योरी माना जाता है। समाज कल्याण सिद्धांत के जो उपयोगितावादी हैं विचारक, वो इसके समर्थक होते हैं। इनका कहना है कि जो समाज के हित के लिए कार्य होगा उसको अधिकार बना देना चाहिए। इनका जो सिद्धांत है वो कोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा कि इनका सिद्धांत ये कहते हैं कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ ग्रेटेस्ट नंबर। यहाँ पे ये अधिकतम लोगों की अधिकतम सुख की बात करता है। यहाँ पे ये सभी की सुख की बात नहीं करता। ये कहता है कि 100 में से 80% को सुख की बात करता है, 100 में से 80 लोगों को अधिकार देने को बात करता है। लेकिन यहाँ पे जो 20 हैं वो उसकी बात नहीं करता है। यहाँ पे आप हमारे जो इंडिया है उसका भी देख सकते हैं कि ये लगभग 1990 के आसपास तक में इंडिया का जो विचारधारा था वो भी यही था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख के, मतलब ऑल का नहीं बात करता, सभी लोगों का सुख की बात नहीं करता। लेकिन ये उसके बाद चेंज हुआ और यहाँ पे इंडिया में सभी की हित, सभी के सुख और सभी अधिकतम की जगह सभी को लाया गया, मतलब सभी लोगों और सभी सुख की बात करने लगे। हम लोगों ने इसमें देखा कि जो हमारा थ्योरी ऑफ नेचुरल राइट्स है वो कुछ अधिकार देता है,
और जो लीगल राइट है वो उससे कुछ नीचे था। हिस्टोरिकल राइट जो है, हिस्टोरिकल जो थ्योरी है वो बहुत ही नीचे है, और जो सोशल वेलफेयर थ्योरी है वो कुछ हद तक ठीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो नेचुरल अधिकार हैं और सामाजिक कल्याण अधिकार जो सिद्धांत हैं, ये दोनों कुछ हद तक ठीक हैं, बाकी इनसे नीचे। आगे हम लोग जो देखेंगे उसमें सामाजिक लोकतांत्रिक परिपेक्ष को देखेंगे। हम जो इस सोशल डेमोक्रेटिक प्रोस्पेक्टिव देखेंगे, इसमें जो हम लोगों का जो मुख्य रूप से हम लोग देखेंगे वो लॉस्की को देखेंगे। इन्हीं के इर्द गिर्द जो है ये जो पूरा टॉपिक है वो घूमेगा। यहाँ पे जो है लॉस्की वो अधिकारों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, एक पहला पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। कहते हैं सकारात्मक अधिकार जो है वो कहते हैं कि जो स्टेट के द्वारा जो मिलता है उसको ये कहते हैं पॉजिटिव लिबर्टी में, और नेगेटिव लिबर्टी में कहते हैं कि जिसमें स्टेट का कोई रोल नहीं होता है वो नकारात्मक अधिकार में आता है। नकारात्मक अधिकार में क्या आता है, इसमें जो पॉलिटिकल राइट मिलता है, मतलब राजनीतिक अधिकार मिलता है। इसमें जो राजनीतिक अधिकारों की बात करता है वो कौन करता है, लिबरल करते हैं, उदारवादी करते हैं। और सकारात्मक अधिकार में मतलब देखते हैं जो स्टेट के द्वारा हमें जो अधिकार मिलता है वो सोशल और इकोनॉमिकल रूप से जो हमें आर्थिक और सामाजिक अधिकार जो प्राप्त होते हैं वो स्टेट के द्वारा प्राप्त होते हैं, वो क्या होते हैं, वो सकारात्मक अधिकार होते हैं। यहाँ पे जो लॉस्की हैं वो अधिकारों को मतलब जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव जो राइट हैं उनको सिंथेसाइज करने का बात करते हैं, वो इसको सिंथेसाइज करते हैं, एकीकृत करते हैं। यहाँ पे जो लॉस्की है उनका एक स्टेटमेंट है कि किसी भी राज्य की पहचान उन अधिकारों से होती है जिनकी वह रक्षा करता है। मतलब अगर राज्य जो है आपके अधिकारों की रक्षा करने में अगर समर्थ नहीं है, असमर्थ है, तो हम उसे स्टेट नहीं कर सकते हैं। स्टेट वही होगा जो हमारे अधिकारों की रक्षा करेगा। हम लोग जो सोशल डेमोक्रेटिक में देखेंगे वो पहला देखेंगे सिंथेसाइज ऑफ लिबरल एंड सोशल, हम लोग इसको हिंदी में कहते हैं उदारवादी तथा सामाजिक मूल्यों का समन्वय। इसमें जो है वो लॉस्की जो है वो स्टेट को दो ड्यूटी देते हैं। वो कहते हैं कि पहला जो नेगेटिव राइट है और दूसरा पॉजिटिव राइट है। नेगेटिव राइट में आता है पॉलिटिकल राइट, राजनीतिक अधिकार, और पॉजिटिव राइट में आता है सोशो इकोनॉमी राइट, मतलब सामाजिक और आर्थिक अधिकार। जो राज्य इन नेगेटिव राइट और पॉजिटिव राइट को देगा उसको ये कहते हैं सर्विस स्टेट, मतलब सेवाधर्मी राज्य। इसको आप डबल स्टार करके इम्पोर्टेंट करके लिख लीजिएगा कि जो राज्य को लॉस्की हैं वो सेवाधर्मी राज्य कहते हैं। लॉस्की जो है वो कैसे विचारक हैं, लॉस्की जो हैं वो लिबरल विचारक हैं, वो उदारवादी विचारक हैं, लेकिन वो उदारवादी के होने के साथ साथ वो सोशल के जो सामाजिक के जो अच्छाइयाँ हैं वो उनको भी एडॉप्ट करते हैं। उदारवादी में एक इनका जो एग्जाम्पल है, ये कहते हैं कि उदारवादी राज्य में जो है वो आर्थिक अधिकार नहीं होता है, इकोनॉमिक राइट नहीं होता है। और समाजवादी में कहते हैं कि जो समाजवादी में सरकार होती है वो तानाशाह हो जाती है, वहाँ पे आर्थिक अधिकार तो होता है लेकिन वहाँ पे पॉलिटिकल अधिकार नहीं होता है। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया, चाइना, यूएसएसआर, इसमें हमें आर्थिक अधिकार तो प्राप्त है लेकिन हमें पॉलिटिकल राइट नहीं प्राप्त है। तो ये इनका जो कल्पना है वो किस तरह का कल्पना चाहते हैं, वो किस तरह का राज्य चाहते हैं। तो लॉस्की की जो कल्पना है वो चाहते हैं किस प्रकार का राज्य, वो चाहते हैं सर्विस स्टेट, मतलब सेवाधर्मी राज्य। वो चाहते हैं कि जो स्टेट होगा उसमें सोशलिस्ट प्लस कैपिटलिस्ट दोनों होंगे, मतलब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों होंगे। और समाजवादी और पूंजीवादी रहेंगे तो उसमें सोशो इकोनॉमिक दोनों मिलेगा, मतलब उनको सामाजिक अधिकार भी मिलेगा और इकोनॉमिक अधिकार भी मिलेगा, और ये दोनों मिलेंगे और उनको पॉलिटिकल राइट भी प्राप्त होगा। मतलब कि जो सर्विस स्टेट होगा उसमें लोगों को सभी प्रकार के अधिकार प्राप्त होंगे। और इसमें जो हम लोग सेकेंड नंबर पे देखेंगे मॉरल फाउंडेशन ऑफ राइट, मतलब अधिकारों का नैतिक अधिकार। इसमें जो है वो पब्लिक होगा, राइट होगा, और जो राइट होगा वो पब्लिक को पहले से प्राप्त होगा। और यहाँ पे जो स्टेट है, स्टेट का काम रहेगा जो राइट है उसकी रक्षा करना।
पब्लिक के अधिकारों की रक्षा करना स्टेट का काम होगा। तो यहाँ पे जो पब्लिक की है वो धीरे धीरे अगर चेतना बढ़ेगी, उनका ज्ञान बढ़ेगा, तो उनके राइट भी बढ़ेंगे, राइट के मांग भी बढ़ेंगे। तो यहाँ पे स्टेट का काम होगा कि वो जैसे जैसे उनके अधिकारों की अगर मांग बढ़े तो उनको अपने अधिकार जो हैं वो दे दे राज्य। जैसे कि भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वह दूध है जो जितना पिएगा वो उतना ज़्यादा दहाड़ेगा। तो अगर शिक्षा आएगी तो अधिकारों का मांग ज़्यादा बढ़ेगा, और अधिकारों का मांग बढ़ेगा तो उसमें स्टेट की जो कार्य रहेगा वो उनको अधिकार दे देगा, और अधिकार देने के साथ साथ उनके अधिकारों की रक्षा करने की भी बात कहते हैं लॉस की। यहाँ पे एक चीज़ और आप ध्यान में रख सकते हैं, जो लॉस की हैं वो विशेषाधिकार क्लास की बात को ठुकरा देते हैं। वो कहते हैं कि जो अधिकार होंगे वो सभी को एक समान अधिकार प्राप्त होंगे। इसी के साथ हम लॉस्की का तीसरा जो देखेंगे, राइट्स एंड ड्यूटी, अधिकार और कर्तव्य। यहाँ पे जो बेसिकली बात होता है वो कहते हैं कि लोगों को अगर अधिकार होंगे तो उनका कर्तव्य भी होगा, अगर उनको किसी प्रकार की ड्यूटी होगी तो उनको राइट्स भी होंगे। मतलब ये दोनों एक साथ ही होंगे। मतलब राज्य में लोगों को अधिकार और कर्तव्य दोनों मिलेंगे, एक नहीं मिलेगा। मतलब अगर सिर्फ अधिकार ही आपको नहीं मिलेगा या तो फिर सिर्फ ड्यूटीज ही नहीं मिलेगा, आपको जब भी मिलेगा तो दोनों मिलेगा, अधिकार भी मिलेगा और ड्यूटी भी मिलेगा। यहाँ पे दोनों चीज़ों में बैलेंस करने की बात ये करते हैं। हम जो 4th नंबर पे देख रहे हैं, सोशल इकोनॉमिक राइट, इसमें जो लॉस्की हैं वो कहते हैं कि जो जस्टिस है वो 3 भाग में डिवाइड होता है। पहला सोशल राइट, पॉलिटिकल राइट एंड थर्ड इकोनॉमिकल राइट। इसमें जो इकोनॉमिक राइट है इसको ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट मानते हैं। कहते हैं कि आप व्यक्ति को अगर इकोनॉमिक राइट दे देते हैं, इकोनॉमिक राइट अगर उसके पास रहता है तो वो सोशल राइट जो है, वो सामाजिक अधिकार जो है उसको प्राप्त हो जाता है। मान लीजिए ये इकोनॉमिक राइट में जो है वो बात करते हैं किस चीज़ का, राइट टू वर्क का, मतलब रोजगार के अधिकार की बात करते हैं। अगर रोजगार का अधिकार उसको प्राप्त होगा तो वो सोसाइटी में अपने आप सोशल जो है उसका डेवलप हो जाएगा, सामाजिक रूप से वो डेवलप हो जाएगा। अगर उसके पास धन दौलत आ जाएगा तो वो समाज में उसकी जो अधिकार हैं वो खुद ब खुद वो उसको मिल जाएगा। लॉस्की जो कहते हैं वो कहते हैं कि जो लेबर होगा, लेबर जो है वो फैक्ट्री में काम करेगा, फैक्ट्री में काम करेगा तो उसका एक मैनेजमेंट होगा, प्रबंधन होगा, उसको जो प्रबंधन में भी अधिकार होना चाहिए। वो कहते हैं कि लेबर जो है उसको राइट टू वर्क है का अधिकार है। अगर राइट टू वर्क का अधिकार उसको है तो वो अपने अधिकारों को जानेगा कैसे, उसके लिए उसको राइट टू एजुकेशन होना चाहिए। उसको अगर राइट टू एजुकेशन दे रहे हैं हम लोग तो उसको हमें राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार हमें देना चाहिए। हम उसे राइट टू प्रॉपर्टी का भी अधिकार दे रहे हैं, और जब हम उसे राइट टू प्रॉपर्टी का अधिकार दे रहे हैं तो उसके साथ एक कंडीशन आता है, एक शर्त आता है कि उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है वो सर्वहित में बाधक ना होगा। अगर सर्वहित में अगर उसका जो प्रॉपर्टी है वो बाधक के रूप में कार्य करेगा तो उसका जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। लॉस्की का जो विचार है वो इंडिया के विचार से बहुत अधिक मिलता जुलता है। क्यों? क्योंकि जो लॉस्की का विचार है वो वेलफेयर स्टेट का है, और लोग ये जो कल्याणकारी राज्य है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सर्विस स्टेट कहते हैं। सर्विस स्टेट में कैपिटलिस्ट भी होते हैं और सोशलिस्ट भी होते हैं। मतलब उसमें पूंजीवादी भी होते हैं और समाजवादी होते हैं। इसका जो एग्जांपल देखिएगा, बेस्ट एग्जांपल जो है इंडिया है, यहाँ पे समाजवादी और पूंजीवादी दोनों देखने को मिलता है। कल्याणकारी राज्य की एक और लक्षण होती है कि वो लिबरल डेमोक्रेसी होगा, उदारवादी लोकतांत्रिक होगा। यहाँ पे ये टॉपिक ख़त्म हो गया, और इसके बाद हम जो लास्ट एंड अंतिम जो टॉपिक हम देखने वाले हैं वो मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑफ राइट, मतलब अधिकारों का साम्यवादी सिद्धांत को देखेंगे। इसमें जो कम्युनिज्म है और मार्क्सिज्म है, इन दोनों के बीच में जो सेंटर का काम करता है वो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। इन दोनों जब भी बात करेंगे तो इकोनॉमी की बात करेंगे। ये लोग जो हैं वो इकोनॉमी के चारों ओर घूमने वाले लोग हैं, इसी के इर्द गिर्द रहने वाले हैं। यहाँ पे जो है मार्क्स जो कहते हैं वो, मान लीजिए एक सोसाइटी है, इसमें 2 तरह के लोग रहते हैं, एक बुर्जुआ और एक सर्वहारा। तो इसमें जो सर्वहारा वर्ग है वो संख्या में अधिक है, और बुर्जुआ वर्ग है वो संख्या में कम, और इकोनॉमी या मनी के रूप में वो ज़्यादा
उनके पास है। तो जो बुर्जुआ वर्ग है वो प्लान किया कि इनको जो सर्वहारा वर्ग है इसको नियंत्रित कैसे करेंगे। तो इनको नियंत्रित करने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जिसको कहते हैं स्टेट। यहाँ पे जो मार्क्स है वो कहता है कि जो राज्य है वह सर्वहारा वर्ग को नियंत्रित करने का एक संस्था है। मार्क्स कहता है कि जो स्टेट है वो क्लास कैरेक्टर होगा, वर्ग चरित्र। और जब क्लास होगा, वर्ग चरित्र होगा, तो जो सर्वहारा वर्ग है वो क्रांति करके अधिकार को अपने हाथों में ले लेगा। और दूसरा हम बात करते हैं यहाँ पे समाजवाद जो है वो इकोनॉमिक राइट को रियल राइट मानता है, मतलब आर्थिक अधिकार को वो वास्तविक अधिकार मानता है। जिसको आर्थिक अधिकार मिल गया उसको सब कुछ मिल गया, उसको भगवान मिल गया, उसको मतलब सब कुछ मिल गया। जिसके पास आर्थिक अधिकार आ गया वो उसके पास कोई कमी नहीं रहेगा। मार्क्स की यही प्रेरणा थी। नाइन यही देखिए आप 1917 में यूएसएसआर में जो रेवोल्यूशन हुआ था, ये जो रेवोल्यूशन हुआ इसी के अनुसार जो है आर्थिक रूप से अधिक ध्यान दिए जाने लगा, उनको बहुत सारे अधिकार दिए गए। हम इसको पूरा कंक्लूड करें तो इस एक बात सामने आती है कि अधिकारों के बिना व्यक्ति का विकास संभव नहीं है। यहाँ पे जो है ये टॉपिक ख़त्म होता है पूरा। और थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।